हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जैव अणु। अब इसके हम 5वें वीडियो में आ गए हैं। चौथे वीडियो में मैं आपको आखिरी में एंजाइम्स पढ़ा रहा था, तो 5वें वीडियो में हम आगे इसको बढ़ेंगे, एंजाइम्स को आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले भी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके जैविक अभिक्रियाओं से क्या अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या तो वो उत्प्रेरक के बगैर ही कंप्लीट हो जाती हैं, या फिर हम उसमें कोई उत्प्रेरक का अगर प्रयोग करते हैं तो जनरली वो उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो शरीर के बाहर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सिंपल अभिक्रियाएं होती हैं, ज्यादातर बिना उत्प्रेरक के ही कंप्लीट होती हैं। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, और अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी में परिवर्तन होना या पानी का भाप में बदलना, ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। तो जनरली जो भौतिक क्रियाएं हैं उनमें बंध का टूटना, नए बंध का बनना, इस टाइप की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, भौतिक प्रक्रिया में नहीं होती हैं। जैसे कि पानी है, उसका बर्फ बन जाना, पानी बन जाना, भाप बन जाना, ये जो प्रक्रियाएं हैं इसमें कोई रासायनिक बंध टूटता या बनता नहीं है। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है कि नए बंध बनते हैं और पुराने बंध टूटते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे आप यहां पर देखिए, बैरियम हाइड्रोक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ क्रिया होती है तो जो बैरियम सल्फेट और H2O बनता है, इस बीच में क्या होता है, देखिए इस बीच में यह होता है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड में बैरियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का बंध टूटता है और H2SO4 में H2 और SO4 के बीच का बंध टूटता है और ये एक दूसरे से ये अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां जाता है, ये यहां आ जाता है, तो बैरियम सल्फेट हो जाएगा और H2O यहां पर हाइड्रोजन OH मिलकर के H2O बन जाएंगे। तो इस तरह से जो पुराने बंध हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड के बीच का, H2SO4 के बीच का, ये टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं बैरियम और सल्फेट के बीच में और OH और H के बीच में। इससे नई चीजें बनती हैं। तो पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना, यही रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, स्टार्च जब बनता है उस समय हम क्या करते हैं, या पौधे बनाते हैं स्टार्च को, पौधे क्या करते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज अणुओं को ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जोड़ते हैं, उससे स्टार्च बन जाता है। स्टार्च को जब हम खा लेते हैं आलू में, चावल में, गेहूं में, तो हमारा जो एमाइलेज एंजाइम है इस स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में तोड़ता है। तो इनमें ग्लूकोज के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बंध हैं उनको ये जल अपघटन की प्रक्रिया द्वारा तोड़ता है। जल अपघटन में जल का अणु यूज होता है, इसलिए उसको जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया कितना तेज चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, मतलब उसकी दर, इस बात पे निर्भर करेगी, या इस तरह से हम जान सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कितनी तेजी से उत्पाद बन रहा है। अगर उत्पाद तेजी से बन रहा है तो मतलब रिएक्शन तेज चल रहा है, अगर धीमे बन रहा है तो धीमे चल रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को डेल P डिवाइडेड बाय डेल T से नापा जाता है। ये जो डेल है इसका मतलब है परिवर्तन और P का मतलब प्रोडक्ट में, और डेल T का मतलब समय में परिवर्तन। जैसे मान लो समय लगता है 10 मिनट, 10 मिनट में प्रोडक्ट जो है 2 अणु से 10 अणु हो गया, मतलब पहले 2 अणु थे प्रोडक्ट, 10 मिनट बाद वो 10 अणु हो गए, मतलब 10 मिनट में 8 अणु बने या 10 मिनट में 10 अणु बने। तो प्रक्रिया की दर क्या हुई, तो हम ये मानेंगे कि प्रक्रिया की दर 1 मिनट में 1 अणु की हुई, ऐसा मतलब है। तो छोटे परिवर्तन के लिए हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं और बड़े परिवर्तन के लिए हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं। दोनों ही डेल कहलाते हैं, दोनों ही डेल्टा है। लेकिन छोटे परिवर्तन, जैसे कि मान लो सूक्ष्म मात्रा एकदम कम ज्यादा हुई है और सूक्ष्म समय में कुछ सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में, तो हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा जल्दी बन रहा है मतलब तेज रिएक्शन चल रहा है।
यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। अब बात फिजिक्स पढ़ने की है। देखिए दोस्तों, तो मैंने बताया है आपको, मैं फिलहाल तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं कब फिजिक्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, नहीं तो मैं उसको भी चालू करता है ना। एक्चुअली मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, इंस्टीट्यूट में भी क्लास लेता हूँ और यूट्यूब में भी पढ़ाता हूँ। तो 3 वर्कलोड होने के कारण से काफी ज्यादा वर्कलोड भी हो जाता है, समय का अभाव भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स में काम नहीं कर पाया मैं अभी तक, नहीं तो फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। वेग एक सदिश राशि है, तो किधर आगे बढ़ रहा है अगर इसको हम निर्धारित कर दें, दिशा निर्धारित कर दें, तो दर को हम वेग भी कह सकते हैं। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखिए तापक्रम कम ज्यादा करोगे तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बनना तापक्रम बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, वैसे ज्यादातर रासायनिक क्रियाएं हैं वो भी तापमान बढ़ाने के साथ तेज होती हैं। एक सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ाने पर या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस में आप प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखोगे कि प्रक्रिया लगभग नहीं के बराबर चल रही है। जब इसको तापमान को बढ़ा के 10 डिग्री कर दोगे तो यहां से लेके यहां तक प्रक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। 10 गुना और बढ़ा के करोगे तो उससे भी 2 गुनी हो जाएगी। 10 और बढ़ाओगे 30 कर दोगे तो और 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी, हर बार 2 गुनी, पहले से 2 गुनी। तो ये दर जो है करीब 40-50 डिग्री तक बढ़ता है। उसके बाद फिर तापमान का प्रभाव उलट होने लगता है, कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो एंजाइम के लिए भी हमारा यही नियम लागू होता है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम की क्रियाशीलता देखेंगे तो लगभग 0 होता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ने लगती है। लेकिन वही 40 डिग्री के ऊपर अगर आप जाते हैं तो एंजाइम से क्रियाशीलता फिर कम होने लगती है, और जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट पे इसमें क्वथनांक में आप जाते हैं तो एंजाइम्स नष्ट ही हो जाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रियाएं अनुप्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। तो जिसमें आप उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो ये अभिक्रियाएं ज्यादा तेज चलेंगी बिना उत्प्रेरक के तुलना में। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। उदाहरण देखिए, हम हमारे शरीर में बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोशिकाओं से CO2 बनते हैं वो रक्त में चले जाते हैं, रक्त से वो RBC के अंदर जाते हैं, लाल रक्त कणिका के अंदर जाते हैं, और वहां पर जो CO2 है H2O के साथ मिलकर के H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेज एंजाइम है। मैंने बताया था इसका टर्नओवर नंबर 3 करोड़ 60 लाख है, 36 मिलियन। एक अणु कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक अणु 1 मिनट में इनके 3 करोड़ 60 लाख अणुओं को H2CO3 में बदला देता है, इतना तेज एंजाइम है। तो अगर हम इस क्रिया की तुलना करें, देखिए अगर हम बिना एंजाइम के क्रिया कराना चाहें तो 1 घंटे में सिर्फ 200 कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है 1 घंटे में। ठीक है, लेकिन जब यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 सेकंड में 6 लाख अणु बनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख अणु। तो जहां कार्बनिक अम्ल के 1 घंटे में 200 अणु बन रहे थे, वहां पर 1 सेकंड में 6 लाख अणु बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना तेज हो गया। एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। तो एंजाइम इतना तेजी से किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, यह बहुत बड़ी बात होती है। हजारों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उत्प्रेरित होते हैं तो इन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। जैसे देखिए, जब हम किसी उपापचयी क्रिया को देखते हैं तो हम पहले मान लो समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस श्वसन का प्रथम प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है इसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप्स,
और हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम वहां पर काम कर रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप में 10 प्रकार के एंजाइम हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में हजारों रिएक्शंस हैं, उनके लिए हर के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। इन पथों को उपापचयी पथ कहते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं उन्हीं को तो उपापचय कहते हैं, आपको पता है। तो पायरिक अम्ल आप देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है, बन रहा है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरिक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा होता है जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। क्लियर है, बता चुका मैं भी आपको। अब अध्याय 14 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 14 नंबर का जो अध्याय है इसमें हम पादप श्वसन पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचयी पथ एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर लिखा है कि एक ही उपापचयी पथ एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसी में हम आगे बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस जब खत्म होता है और पायरुविक एसिड बनता है, तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो पायरुविक अम्ल आगे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके चलाते हैं और उससे CO2 H2O बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वही पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल इस टाइप की चीजों को बदलते हैं। तो एक ही रिएक्शन अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर। हमारी कंकाली पेशियों में अनाक्सीय स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ना। तो पहले पायरुविक अम्ल बना, फिर लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, उसी से हमारी पेशियां थक जाती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया। जबकि सामान्य ऑक्सीय स्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये पायरुविक अम्ल जो है आगे चल के CO2 और H2O बनाएगा। ये थोड़ा सही नहीं लिखा है यहाँ पर। सामान्य अवस्था में पायरुविक अम्ल बनने के बाद वो CO2 H2O बनता है, ये मतलब है। खमीर का मतलब है ईस्ट, जो किण्वन करता है। तो किण्वन में क्या होता है, ये भी अनाक्सीय शोषण है। इसमें भी पायरुविक अम्ल बनता है, लेकिन आगे वो लैक्टिक अम्ल बनाने के बजाय अल्कोहल बनाता है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। जो खमीर है वो लैक्टिक अम्ल की जगह अल्कोहल बनाएगा। हम लोगों में लैक्टिक अम्ल बनता है पेशियों में अनाक्सीय शोषण के दौरान। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा इथेनॉल या अल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। वही मैं बता रहा था, तो एक बार फिर से बता देता हूं। अनाक्सीय शोषण में पायरुविक अम्ल, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल इस टाइप की चीजें बनाता है, और ऑक्सीय शोषण में पायरुविक अम्ल आगे चल के CO2 H2O बनाता है, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। देखिए, होता यह है, थोड़ा सा मैं आपको इसको अपने आधार पर समझा देता हूं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ये एक है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर मान लो क्रियाकारी पदार्थ के अणु हैं जो क्रिया अगर कर लेंगे तो इधर उत्पाद के अणु बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ेगा, सक्रियण ऊर्जा को पार करना पड़ेगा। सपोज कि आपको कहीं जाना है तो बीच में एक बड़ा पहाड़ है, उसको आप पार करेंगे तो जा पाएंगे, लेकिन अगर पहाड़ बहुत ऊंचा है तो आप पार नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। ऐसा है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब आप एंजाइम डाल देते हैं तो एंजाइम इसी पहाड़ को एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, छोटा कर देता है। तो आपके पास अगर इतनी ऊर्जा है कम से कम छोटे से पहाड़ को पार करने के लिए, जो कि हर मॉलिक्यूल के पास है, तो ये क्रिया करके अधिक से अधिक उत्पाद बनाने लगते हैं। तो इस तरह से तो होता यह है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस चीज को बताया था कि ये एंजाइम है। एंजाइम के पास कुछ सक्रियण स्थल होते हैं जो इस तरह के सांचे होते हैं, इसको एक्टिवेशन, इसको बाइंडिंग साइट, एक्टिवेशन साइट कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। इस एक्टिव साइट पे सक्रिय स्थल में जो क्रियाकारी पदार्थ है, क्रियाधार है, ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये फिर उत्पाद बनाता है, ठीक है। इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सक्रिय स्थल क्या है? एंजाइम में पाए जाने वाले कुछ खाली जगह है जहां पर क्रियाधार पदार्थ, क्रियाकारी पदार्थ जुड़ते हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि अभिक्रिया होती है जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होती है, उसे क्रियाधार कहते हैं। देखिए, जो रसायन
यानी जो केमिकल क्रिया में भाग लेती है और क्रिया करके उत्पाद बनाती है, तो जो भाग लेती है वो सबस्ट्राट या क्रियाधार कहलाती है, मतलब क्रियाकारी पदार्थ को सबस्ट्राट कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक ध्रुवीय संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है, सांकेतिक रूप में इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। तो क्रियाधार सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम के साथ जुड़ता है और ये उत्पाद बना लेता है, ठीक है, पी बना लेता है, प्रोडक्ट। क्रियाधार का मतलब सबस्ट्रेट और ये उत्पाद बनाया, ठीक है, एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद जल्दी बना लेता है। तो जो क्रियाधार सबस्ट्रेट है एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होता है से जुड़ जाता है। अभी मैंने बताया एंजाइम में होता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सबस्ट्रेट सम्मिश्र का अविकल्पी निर्माण होता है। देखिए समझ लीजिए, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है क्रियाधार। जब दोनों जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी को लिखा है। देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स समिश्र बनता है, ठीक है। फिर ये उत्पाद में परिवर्तित होकर अलग हो जाता है। एंजाइम ई है। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। ये थोड़े समय के लिए जुड़े रहेंगे दोनों, फिर उत्पाद बनते ही अलग हो जाते हैं। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है जिसे संक्रमण संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त हो जाता है। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ता है, फिर ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट कोई कंपाउंड बनाता है, मध्यस्थ पदार्थ बनाता है, फिर उत्पाद बन करके अलग हो जाता है। बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। इस बीच में नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन चुका है। रूपांतरण का यह पथ तथा कल्पित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। देखिए संक्रमण अवस्था क्या है? जब क्रियाकारक पदार्थ उत्पाद में बदलते रहता है, इस बीच में कुछ और पदार्थ बनते हैं, समझ रहे, कुछ और पदार्थ बनते हैं। उन अवस्थाओं को हम संक्रमण अवस्था या संक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। तो पहले जो क्रियाधार था वो स्थायी था और आखिरी में उत्पाद स्थायी होगा। बीच में जो मध्यस्थ कंपाउंड बनेंगे वो अस्थायी रहते हैं, संक्रमण अवस्थाएं होती हैं उनकी, वो बदल जाती हैं। इस कथन का आशय है कि बनने वाले सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्था अस्थायी होते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं कि बीच में कुछ अस्थायी अवस्थाएं होती हैं। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है, ठीक है भाई। जो अणु कम ऊर्जा वाली बनती है वो ज्यादा स्थायी होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अणु के बनते समय ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है तो अणु में कम ऊर्जा बचती है और वो अणु ज्यादा स्थायी होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो 9.6 के अनुरूप होगा। ये देखिए, तो अभी मैं आपको जो बता रहा था, देखिए यहां पर क्रियाधार के अणु हैं, ठीक है, ये क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट जो क्रिया कर रहे हैं, और बाद में ये उत्पाद बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इन दोनों में एक चीज देखिए कि क्रियाधार के अणु को थोड़ा ऊपर में दिखाया है विभव ऊर्जा, यानी इसमें ऊर्जा ज्यादा है, जबकि वहां पर आप देखिए उत्पाद में ऊर्जा जो है कम दिखा रहा है, देखिए नीचे में है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब क्रियाधार यानी क्रियाकारी पदार्थ उत्पाद बनाया तो कुछ ऊर्जा मुक्त हो गई, उसके कारण से वो स्थायी हो गया। यहां पर एक चीज और देखिए कि ये जो दो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसी को कम करने का काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को कम करने का काम करता है एंजाइम। देखिए बगैर एंजाइम के ये सक्रियण ऊर्जा काफी ऊंचा है, काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आपने एंजाइम डाला सक्रियण ऊर्जा कम हो गई,
ठीक है, कम ऊंचाई की हो गई। आप यहां से नापेंगे तो भी, यहां से नापेंगे तो भी सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। तो देखिए एंजाइम रहित मतलब बिना एंजाइम के सक्रियण ऊर्जा काफी ज्यादा है और एंजाइम के साथ सक्रियण ऊर्जा काफी कम हो गई। तो ये एक पहाड़ की तरह है जिसको पार करने के लिए इन क्रियाकारी पदार्थों के अणुओं के पास ऊर्जा होनी चाहिए। तो एक बड़े पहाड़ को पार करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा इनके पास भी नहीं होती है। लेकिन जब आप एंजाइम डाल जाते हैं तो पहाड़ कम हो जाता है, तो इसको पार करने के लिए सबके पास ऊर्जा है, इसलिए जल्दी जल्दी उत्पाद बनाते हैं। और उत्पाद बनाते समय ये ऊर्जा खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इनके पास आप देख सकते हैं ज्यादा ऊर्जा है और उत्पाद के पास कम ऊर्जा है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर विशेष तरह से आपको ध्यान देना है कि एंजाइम के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। जो ऐसे ऐसे हमने लाइन खींचा है वो ऊर्जा है, और एक अक्ष ये है, ये एक अक्ष है। ठीक है, संरचनात्मक रूपांतरण की या वह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचनाओं द्वारा होता है की प्रगति को व्यक्त करता है। तो कितना प्रोडक्ट बनते जा रहा है वो दिखेगा यहाँ पर। दो चीजें ध्यान देने वाली बात है, क्रियाधार और उत्पाद के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये देखिए इनके पास ऊर्जा ज्यादा है, इनके पास ऊर्जा कम है, ये तो मैंने आपको बताया। ये पहला चीज है। दूसरा कि बिना एंजाइम के सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है, एंजाइम के साथ सक्रियण ऊर्जा काफी कम हो गई है, ये दूसरा चीज है। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होता है। देखिए इससे क्या साबित हुआ कि जब क्रिया हुई तो ऊष्मा निकली, तभी उसके अंदर ऊर्जा कम हो गई, उसी की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल गई। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी बाह्य ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्माक्षेपी बाहर निकला ऊष्मा। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसी से ऊर्जा निकल रही है तो वही गर्म कर देता है। फिर भी चाहे यह बाह्य ऊष्मीय या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंतः ऊष्मीय ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। ठीक है, तो क्रियाधार पहले ज्यादा ऊर्जा वाली स्थिति से गुजरेगा जिसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये है, आप इसको एक और चीज समझ लीजिए कि पहले इनमें इतनी ऊर्जा थी, जब इनको क्रिया करना पड़ा तो रास्ते में पहले इनकी ऊर्जा बढ़ी, ये देखिए बढ़ी ऊर्जा, फिर एकदम से कम हो गई, है ना। तो बीच में इनकी ऊर्जा एक बार बढ़ती है, ऊपर पहुंचते हैं ऊर्जा के साथ, तो ज्यादा ऊर्जा है, आप ये कह सकते हैं उस समय में। ठीक है, और क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ये मैंने भी आपको बताया। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। तो वही है कि ऊपर चढ़ने के लिए कितनी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को कम कर देता है एंजाइम। देखा ना आपने, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक, अब है एंजाइम क्रिया की प्रकृति। एंजाइम कैसे क्रिया करता है इसको हम देखते हैं। तो प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल यानी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है, जो क्रियाधार से बंधकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण करता है। तो ये एंजाइम है, इसके पास एक एक्टिवेशन साइट होता है जो इस सबस्ट्रेट को जोड़ लेता है, और दोनों जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी को ES सम्मिश्र यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो है उत्पाद में बदलने के बाद अलग हो जाता है। इस बीच में कुछ कुछ और केमिकल इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, जिसको अपन संक्रमण काल कहते हैं। यह सम्मिश्र अल्प अवधि का होता है, ये जो जुड़े हैं ये अल्प अवधि का होता है, जो उत्पाद एवं अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़े, इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट जटिल या सम्मिश्र। फिर ये उत्पाद में बदल जाता है, तब एक कहलाएगा एंजाइम उत्पाद जटिल या एंजाइम प्रोडक्ट
कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, फिर ये अलग होता है। तो ये देखिए, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। तो एंजाइम तभी काम करेगा जब ये इसमें फिट होगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये देखिए, एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़कर एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाते हैं, फिर क्रियाधार जो है उत्पाद में बदल जाता है, तब ये हो जाता है एंजाइम उत्पाद जटिल, और फिर ये एंजाइम और उत्पाद में टूट जाते हैं। समझे थे आप लोग? बहुत इजी है। एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़े, ये उत्पाद में परिवर्तित हो, फिर अलग हो गया, ऐसा ही है बस, और कोई खास बात नहीं है। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। तो ये सक्रिय स्थल है, इसमें सबस्ट्रेट जुड़ जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है। तो ये जो है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करता है, जिससे आसानी से ये जुड़ सके इसमें। एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। तो ये जो क्रियाधार है, इसके रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे ये उत्पाद में बदल जाता है। तो अब ये एंजाइम उत्पाद कॉम्प्लेक्स हो गया, जो बाद में टूट जाता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को मुक्त करता है, वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरण चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये एंजाइम अपना काम करने के बाद अलग हो गया ना, ये दोबारा काम करेगा, दोबारा किसी नए सबस्ट्रेट से जुड़ेगा। यही विशेषताएं होती है एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये देखेंगे कि एंजाइम की क्रिया को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो दो मुख्य चीजें हैं, एक तो तापमान और एक पीएच। जैसे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, उसमें हमारे शरीर के एंजाइम सबसे बढ़िया काम करते हैं। अगर तापक्रम को कम करोगे तो भी और तापक्रम को बढ़ाओगे तो भी एंजाइम की क्रियाशीलता कम ज्यादा हो जाती है। दूसरा, एंजाइम जिस पीएच पे काम करता है, जैसे हमारे स्टमक के एंजाइम अम्लीय माध्यम में, इंटेस्टाइन के एंजाइम क्षारीय माध्यम में, जनरल कोशिकाओं के एंजाइम न्यूट्रल माध्यम में काम करते हैं। तो अगर इन माध्यमों को आप इन जगहों पे बदल देते हैं, अम्लीय को क्षारीय कर दें, न्यूट्रल कर दें, या क्षारीय को अम्लीय कर दें, न्यूट्रल कर दें, या न्यूट्रल को अम्लीय क्षारीय कर दें, कुछ भी करते हैं, पीएच को बदलते हैं, तो वहां पर जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनकी क्रियाशीलता काफी कम हो जाती है। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं, वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में पढ़ा कि एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। प्रोटीन में सबसे पहले अमीनो अम्ल सीधे सीधे जुड़ते हैं, इसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे कॉइल बन जाता है स्प्रिंग जैसा, इसको द्वितीयक, और ये स्प्रिंग आगे चल के ऐसे फोल्ड बन जाता है, इसे तृतीयक संरचना कहते हैं। तो ज्यादातर एंजाइम के जो प्रोटीन है वो तृतीयक संरचनाओं में होते हैं, उनके चेन। तो अगर हम पीएच या तापक्रम बदलते हैं तो यही जो फोल्डिंग है वो अनफोल्ड होने लगती है। इसलिए एंजाइम वैसे हार्मोन भी काम करना कम कर देते हैं, उससे काम नहीं करते। तो तापक्रम और पीएच ये दो चीजें हैं जो मुख्यतः प्रभावित करते हैं क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन, उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मान लो आपने एंजाइम की मात्रा को ज्यादा रखा है, क्रियाधार की मात्रा को कम रखा है, तो आप क्रियाधार की मात्रा को बढ़ाएंगे तो भी क्रिया की दर बढ़ेगी। मान लो आपने क्रियाधार की मात्रा को ज्यादा रखा है, एंजाइम को कम रखा है, तो एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने से क्रिया की मात्रा बढ़ेगी, क्रिया की दर बढ़ेगी। और ऐसे ही कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ के उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ के क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है वो एटीपी के साथ जुड़ के कम और एडीपी के साथ जुड़ के बढ़ जाता है उसकी क्रियाशीलता। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बताएंगे आगे आप। तो पहला है तापक्रम व पीएच। देखिए, तापक्रम घटने बढ़ने से एंजाइम की क्रियाशीलता घटती बढ़ती है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, कम करेंगे ज्यादा करेंगे तो, और पीएच भी वैसे जैसा मैंने आपको बताया है ना। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम और पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। लघु परिसर का मतलब होता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से वो काम करते रहते हैं।
लेकिन ज्यादा कम ज्यादा हो जाएंगे तो फिर काम नहीं करेंगे। परिसर का मतलब होता है रेंज। जैसे मान लो 6 pH पे काम कर रहे हैं तो चलो 5.5 पे काम कर लेंगे, 6.5 में काम कर लेंगे, लेकिन और ज्यादा कम ज्यादा में नहीं काम करेंगे। चित्र 9.7, अब इसको देखिए, दोनों को मैं आपको बताता हूं। ये पीएच है, देखिए एंजाइम की सक्रियता पीएच में। तो मान लो हम पीएच यहां पर 7 का नीचे 0 और 7 के ऊपर 14 तक लेते हैं, तो ज्यादातर हमारे कोशिकाओं के एंजाइम 7 पीएच के आसपास यानी न्यूट्रल पीएच में काम करते हैं, ज्यादातर कोशिकाओं के। लेकिन स्टमक का नीचे काम करेंगे, इंटेस्टाइन के ऊपर काम करेंगे। ये दो जगह अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ये 7 पीएच पे ज्यादा काम करते हैं। देखिए पीएच को 0 से 7 ले जाएंगे तो कम से बढ़ता है एंजाइम क्रियाशीलता, फिर 7 से ऊपर ले जाएंगे तो फिर से क्रियाशीलता कम हो जाती है। वैसे तापक्रम है, 0 से तापक्रम बढ़ाना शुरू करोगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, 35, 40, 37, 38, 40 तक बढ़ती है, फिर कम होनी शुरू हो जाती है और 60-70 तक लगभग 0 हो जाती है, और 100 में तो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक आपने चित्र देखा, ठीक है, पीएच और तापक्रम। अब दूसरा है क्रियाधार की सांद्रता का एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव। देखिए ध्यान से, आपने शुरू में एंजाइम ज्यादा रख दिया है। जैसे मान लो एंजाइम आपने लिख रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम एंजाइम रखा है जो 100 किलो सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट को आप 100 किलो के बजाय 1 ही किलो रखें और एंजाइम को 100 ग्राम 100 किलो के बराबर रखें। तो जैसे ही सबस्ट्रेट जो 1 किलो है उसको बढ़ाना शुरू करते हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो तक, तो वो एंजाइम पर्याप्त है, इसलिए वो रिएक्शन की दर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए आप सबस्ट्रेट की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्रिया की दर भी बढ़ रही है, बढ़ रही। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हो जाएंगे तो क्रिया की दर बढ़नी बंद हो जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब एंजाइम के साथ मतलब एंजाइम ज्यादा है और सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो तो क्रिया की दर जरूर बढ़ रही है, लेकिन शुरू में क्रिया की दर ज्यादा तेजी से बढ़ती है, बाद में बढ़ने की दर थोड़ी धीमी हो जाती है और आखिरी में तो बहुत धीमे से बढ़ के फिर स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी 100 किलो हो गया, यहाँ पर 100 किलो हो गया, यहाँ पर 1 किलो या 0 किलो से चालू किए थे, सबस्ट्रेट बढ़ाते गए, रिएक्शन की दर बढ़ी, 100 किलो में जाते जाते रिएक्शन की दर अधिकतम हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है Km वैल्यू। इसको हम कहते हैं माइकेलिस मेंटेन, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं इसको। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, माइकेलिस मेंटेन नियतांक कहते हैं Km। अब ये क्या चीज है देखिए, जैसे कि आपने कहा कि 100 किलो के लायक हम एंजाइम डाले हैं, सबस्ट्रेट को कम डालें, बढ़ाए 100 किलो के होते तक क्रिया की दर बढ़ी। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि जब 1 किलो से 100 किलो किए तो रिएक्शन की दर 100% बढ़ी, तो रिएक्शन की दर 50% कब बढ़ेगी? तो आप बोलोगे कि 50 किलो में, भाई 100 किलो में 100% तो 50 किलो में 50%, ऐसा आप अंदाजोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है रिएक्शन की दर 50% तक पहले आ जाए, 50 किलो से पहले ही आ जाए, 10 किलो 20 किलो में आ जाए, या ये हो सकता है कि 50 किलो में भी ना आए, 60 किलो 70 किलो में आए, ये भी हो सकता है। 1 किलो में 1% था रिएक्शन की दर, 100 किलो में 100% था रिएक्शन की दर, तो 50% रिएक्शन की दर 50 किलो में नहीं हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है 10 किलो में हो जाए, हो सकता है 60 किलो में, हो सकता है 50 किलो में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एंजाइम कितना शक्तिशाली है। अगर एंजाइम ज्यादा शक्तिशाली है तो 50% क्रिया की दर पहले पहुंच जाएगी, और एंजाइम अगर कम पावरफुल है तो रिएक्शन की 50% दर बाद में पहुंचेगी। समझे आप बात? जैसे देखिए कि यहां पर मान लो 1 किलो से शुरू करते हो और 100 किलो यहां पर पहुंचा, 100% पहुंचा रिएक्शन की दर, लेकिन रिएक्शन की दर आधी पहुंच गई सिर्फ 10 किलो में, सिर्फ 10 किलो में आधी पहुंच गई, 50 किलो तक नहीं इंतजार करना पड़ा, 10 किलो होते तक रिएक्शन की दर आधी हो गई और 100 किलो की जाते तक 100% हो पाई, ऐसा हुआ।
तो इसको हम कहते हैं V मैक्स हाफ। ये अधिकतम क्रिया की दर यहां पर होगी, उसकी आधी क्रिया की दर यहां पर है। इसको V मैक्स का हाफ कहते हैं। क्रिया की अधिकतर दर मैक्स है, आधी दर यहां पर है। तो इसी आधी दर की वैल्यू को हम Km वैल्यू कहते हैं। Km वैल्यू कम होने का मतलब है रिएक्शन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा, एंजाइम ज्यादा पावरफुल है, और Km की वैल्यू ज्यादा रहती तो एंजाइम कम पावरफुल होती। Km आधी रिएक्शन कराने के लिए आपने 100 किलो 50 किलो की जगह 10 किलो में ही आधी रिएक्शन की दर हो गई, मतलब एंजाइम ज्यादा क्रियाशील है। Km वैल्यू कम होना एंजाइम की ज्यादा क्रियाशीलता का मतलब है, और Km वैल्यू ज्यादा का मतलब है एंजाइम कम क्रियाशील है, कम पावरफुल है। इसका ये मतलब है। इसी को माइकलिस मेंटन कांस्टेंट या नियतांक कहते हैं। ठीक, अब यहां पर क्रमशः इष्टतम तापक्रम फिर से पढ़ लेते हैं। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम और पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम और पीएच पर होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम और पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम, जिसको अधिकतम काम करेगा। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने पर क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। अब ये 3 लाइन में क्या लिखे इसको समझ लीजिए। मान लो एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस में सबसे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आप इसके तापक्रम को नीचे करोगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगती है। 0 डिग्री में एंजाइम की क्रियाशीलता 0 हो जाती है, लेकिन एंजाइम नष्ट नहीं होता है, वो सुरक्षित रह जाता है। जैसे ही आप तापक्रम को बढ़ाएंगे फिर से एंजाइम क्रियाशील हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जब तापक्रम को ज्यादा करते हो, 37 से ज्यादा करते हो, तो भी एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगती है। 70-80 डिग्री में एंजाइम की क्रियाशीलता लगभग खत्म हो जाती है, और अगर आप 100 डिग्री कर देते हो तो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके प्रोटीन विकृत हो जाते हैं परमाणु तौर पर। और फिर तापक्रम कम करोगे तो एंजाइम काम नहीं करेगा। मतलब ये है, कम तापक्रम की ओर ले जाओगे तो एंजाइम नष्ट नहीं होगा, लेकिन ज्यादा तापक्रम की ओर ले जाने से एंजाइम नष्ट हो जाता है। क्रियाधार की सांद्रता, जो अभी हमने माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट लिखा है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें यही कह रहा है कि शुरू में एंजाइम को ज्यादा रखे हो, मान लो 100 ग्राम रखे हो, जो 100 किलो सब्सट्रेट के लिए पर्याप्त है, लेकिन सब्सट्रेट को 100 किलो नहीं रख के आप इसको 1 ही किलो रखे हो, तो जैसे ही सब्सट्रेट की मात्रा को बढ़ाओगे 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो करते जाओगे, तब तक क्रिया की दर भी तेज होती चली जाएगी। लेकिन बराबर तेजी से नहीं बढ़ेगी, शुरू में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, बाद में धीमे बढ़ेगी, फिर आखिरी में और नहीं बढ़ेगी। क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है, वो भी मैंने बताया। अभिक्रिया अंतुत्व गत्वा सर्वोच्च गति यानी Vmax प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की मात्रा को और बढ़ाने से और ज्यादा अग्रसर नहीं होती है। क्रियाधार 100 किलो पहुंच गया, 100 किलो के लायक एंजाइम था बस, तो और नहीं बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। पहले एंजाइम ज्यादा थे, क्रियाधार कम थे, इससे बढ़ा रहे क्रियाधार को बढ़ाने से। लेकिन जब क्रियाधार पर्याप्त हो गए, एंजाइम सबके सब एंगेज हो गए, तो और क्रियाधार बढ़ाओगे तो एंजाइम तो खाली नहीं है ना, तो फिर एंजाइम की क्रियाधार नहीं बढ़ेगी। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रासायनिक उपस्थिति में संवेदनशील होती है, जो एंजाइम से बनते हैं। अब कई ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम ज्यादा करते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इनकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन व उस रसायन को संदमक कहते हैं। जैसे साइनाइड है, अगर ये एंजाइम के साथ जुड़ा तो एंजाइम की क्रियाशीलता को खत्म कर देता है, तो इसको संदमक या इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो हेवी मेटल्स होते हैं, भारी धातु,
जैसे मरकरी है, लेड है ना, ये क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ये कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमक कहते हैं। देखिए ध्यान से, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे कि ये एंजाइम है, ठीक, मान लो ये एंजाइम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो पायरुविक एसिड में काम करने के लिए बना है। ये पायरुविक एसिड है, इसके लिए एंजाइम बना है। लेकिन मान लो कि पायरुविक एसिड जैसा ही एक दूसरा केमिकल यहां पर है, मान लो ये मैलोनिक एसिड है जो यहां पर है, जो पायरुविक एसिड के जैसा ही है, तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम से जुड़ने के लिए ये मैलोनिक एसिड पायरुविक एसिड से कंपटीशन करेगा। तो वास्तव में इसके लिए बना हुआ है ये, लेकिन इसने कंपटीशन करके एंजाइम के साथ जुड़ गया। तो वास्तव में हमारा काम तो इससे निकलना था, ये एंजाइम के साथ जुड़ता तो हमारा काम निकल पाता, एंजाइम काम कर पाता, लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ के इसके साथ जुड़ गया एंजाइम। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो काम का चीज था पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, ये नहीं जुड़ पाया और एंजाइम अपना सही काम नहीं कर पाया। तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक। इसने प्रतिस्पर्धा कर दिया एंजाइम के साथ, एंजाइम के लिए इसके साथ, मतलब पायरुविक एसिड के साथ मैलोनिक एसिड ने कंपटीशन किया और इसको जुड़ने नहीं दिया, खुद जुड़ गया। ये कंपटीशन है, तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन हुआ ये, ठीक है, जो एंजाइम को एंगेज कर दिया, ऐसा है। संदमक की क्रियाधार से निकटता संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्तर से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। तो अभी जो दिखाया उससे आप इस लाइन का मतलब भी समझ गए होंगे कैसे वो संदमन करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधक स्थल से नहीं बन पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। तो भाई पायरुविक एसिड नहीं जुड़ पाया, मैलोनिक एसिड जुड़ गया, इसी तरह से पायरुविक एसिड अपना काम नहीं निकाल पाया। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैलोनेट द्वारा संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है, ऐसे प्रतिस्थापित संदमकों का अक्सर उपयोग जीवाणु जन्य रोगजनकों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। उसी का एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पर पायरुविक एसिड कह दिया था, वो यहाँ पर आपको सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कह रहा है। मतलब इस एंजाइम का नाम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक एसिड के लिए बना है, लेकिन मैलोनिक एसिड आकर के यहाँ पर इसके साथ कंपटीशन कर दिया, ये कहना है इसका। तो हम इस चीज का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोग के नियंत्रण के लिए करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में वृद्धि कर रहा है, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया को वृद्धि करने में मदद कर रहे हैं, उन एंजाइम्स को हम इसी तरह से एंगेज कर दें, उनको हम कंपटीशन के द्वारा रोक दें, तो बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाएगा हमारे शरीर में। ऐसा करते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रतिजैविकों का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर के एंजाइम्स को इसी तरह से कंपटीशन करके रोक लेते हैं और बैक्टीरिया अपना काम नहीं निकाल पाता है और वो वृद्धि नहीं कर पाता है। इस तरह से हो जाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया का रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हम एंजाइम का नामकरण, कोफैक्टर्स, इनको हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका नामकरण करते हैं और कोफैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, देखिए, तो पहले जो क्लासिकल मेथड था उसमें हम एंजाइम के नामकरण को ASE लगा करके करते थे। ASE, जैसे यूरिया पे काम करने वाला यूरिएज, प्रोटीन पे काम करने वाला प्रोटीएज, लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज, सुक्रोज पे काम करने वाला सुक्रेज, माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज, इस तरह से लिखते थे। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये था कि हम किस तरह का कार्य करता था उसके आधार पे नाम लिखते थे, जैसे डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ट्रांसफेरेज, ऐसा नाम लिखते थे। फिर हमने क्या किया, जो आधुनिक सिस्टम है इसमें हम एंजाइम के दोनों चीजों को लेने लग गए।
किस पे वो काम करता है और किस तरह का काम करता है। जैसे मान लो सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन को निकालता है तो हम उसका पूरा नाम लिखेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, मतलब सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन निकालना। इस तरह से हजारों एंजाइमों की खोज विगलन और अध्ययन किया जा चुका है। विगलन मतलब निकालना, कोशिकाओं से निकालना, विगलन आइसोलेशन। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंक की संख्या पर आधारित है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एंजाइम के 6 मुख्य वर्ग हैं, उनके अंदर भी 4 से 13 उपवर्ग हैं। तो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस या डिहाइड्रोजिनेस। नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी परमाणु अणु से हाइड्रोजन को निकालेगा और दूसरे में जोड़ेगा। तो आपको पता है ना रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये अपचयन है रिडक्शन। क्या क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये तीनों में से कोई एक या दो होता है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन, अपचयन, और इसका उल्टा होता है ऑक्सीकरण। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अकेला रिडक्शन या अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें कंप्लीट रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। मतलब क्या है, देखिए जैसे दो चीजें प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, तो मान लो इसका रिडक्शन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर इसका रिडक्शन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी, हमेशा ध्यान रखेंगे। एंजाइम जो दो क्रियाधारों S व S गैस के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे S उपचयित होता है, S गैस ऑक्सीकृत होता है। तो बाद में ये ऑक्सीकृत तो वो अपचयित हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ऑक्सीकरण अपचयन करने वाले जितने भी एंजाइम हैं, जैसे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस है, मैरोनेट डिहाइड्रोजनेस है, इस टाइप के। दूसरा है ट्रांसफेरेज, जो ट्रांसफर करते हैं किसी ग्रुप को, किसी समूह को, किसी एक से किसी दूसरे को। जैसे कि मान लो कि ये कोई ग्रुप जुड़ा है, किसी एक में ग्रुप जुड़ा है, इस ग्रुप को इससे निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, इस टाइप का होता है ट्रांसफेरेज का मतलब। जैसे जनरली अमोनिया है, ये ट्रांसफर होता है ना, या फॉस्फेट है, ये ट्रांसफर होता है, इस टाइप का। एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S गैस के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को नहीं ना, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे तो पहले समूह वाले एंजाइम हो जाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम हो जाएंगे, को स्थानांतरित करते हैं। जैसे ये जो G ग्रुप है पहले S में जुड़ा हुआ है, तो S गैस जब क्रिया करेगा तो ये G ग्रुप निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए ऐसा है, जैसे अमोनिया वगैरह है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेजेस, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो तोड़ते हैं, बंध को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स। जैसे हमारे पाचक एंजाइम हैं जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इनको तोड़ते हैं। एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फास्फेट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। तो ज्यादातर ये जो बंध हैं ये कुछ तो हमारे फूड मटेरियल में होते हैं, जैसे प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में होते हैं। कुछ हमारे कोशिकाओं के अंदर पहुंचने वाले पदार्थों में होते हैं, उनके अंदर बनने वाले पदार्थों में होते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो जो वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं वो हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं, लेकिन जो बिना वाटर के ही तोड़ देते हैं वो लाइजेस कहलाते हैं, बिना वाटर के ही तोड़ते हैं। जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूह के अलग होने को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि X और Y इन दोनों कार्बन से अलग हो गए, तो X Y तो अलग हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बन गए, ये लाइसेस हैं। वैसे जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है
वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में टूट जाते हैं। 6 कार्बन वाले 3-3 कार्बन के 2 अणु में टूट जाते हैं, इस टाइप के होते हैं। आइसोमेरेज आइसोमर बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन जाता है ना, या जाइलुलोज से राइबोलोज बन जाता है, ऐसा उनके समावयी बनाते हैं, समावयी आइसोमर बनाते हैं। तो ये सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामिति, स्थिति समायों के अंतर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। जैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनता है आपके ग्लाइकोलिसिस में ही, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, ऐसा। लाइगेज दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे डीएनए के 2 अणु को जोड़ेंगे, वो लाइगेज है, डीएनए लाइगेज, ऐसा। 2 यौगिकों के आपस में जोड़ने को प्रेरित करते हैं, जो कार्बन ऑक्सीजन को, कार्बन सल्फर को, कार्बन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेरित करते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? जब कोई बंध बनाएगा तब तो जोड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। देखिए, कोफैक्टर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एंजाइम के साथ रहते हैं और उनकी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि ये एंजाइम है, तो इसमें 2 भाग है, एक जो प्रोटीन वाला पार्ट इसको एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरा भाग कोफैक्टर है। ये दोनों अलग हो जाएंगे तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, ये दोनों जुड़े रहेंगे तो एंजाइम काम करेगा। तो ऐसी चीजों को हम कोफैक्टर कहते हैं। इसमें को एंजाइम हो सकता है, मेटल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जो एंजाइम के लिए आवश्यक होता है क्रियाशीलता के लिए। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव, इतर प्रोटीन अवयव का मतलब होता है प्रोटीन के अलावा, जिसे सहकारक कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, एंजाइम से बंधकर उसे सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम व धातु आयन। ये 3 अलग अलग तरीके के कोफैक्टर्स होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम व मेटल आयन। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने रास्ते में कई बार पढ़ा, उसके काम करने के लिए जिंक एंजाइम चाहिए, जिंक एंजाइम, सॉरी मेटल चाहिए, जिंक मेटल चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के लिए जिंक चाहिए। वैसी जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एंजाइम होते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, उसमें मॉलिब्डेनम होता है, आवश्यक होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनमें मेटल आयन या इस तरह कोई चीज जुड़े होते हैं, तब वो काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ चीजें और दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। धातु आयन, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल को पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं। उस समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रिया कारकों से जुड़े होते हैं। जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में बनते हैं। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, जिसको प्रोटीएज एंजाइम में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कहते हैं, उसके साथ जिंक जुड़ा रहता है, ठीक है। और वैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक रहता है। एंजाइम से अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ये काम करना बंद कर देते हैं एंजाइम, और स्पष्ट होते हैं कि एंजाइम के लिए ये जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।